खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। हेलो, नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, अपन जो है लूसेंट जनरल साइंस की जो बुक है उसमें बायोलॉजी का जो सेशन दिया हुआ है उसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो कर रहे थे। 207 नंबर तक क्वेश्चंस अपन ने पिछले वीडियो में कवर कर लिए थे। आज देखते हैं 208 से शुरुआत करते हैं। तो चलो, ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, चलो शुरुआत करते हैं आज की। चलो, आपका जो 208 नंबर क्वेश्चंस हैं वो हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम होते हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं कि द्वितीय उपभोक्ता होते हैं कि तृतीय उपभोक्ता होते हैं कि इनमें से कोई नहीं। आप कौन से उपभोक्ता कहलाओगे जब आप बकरी या भेड़ का मांस खाओगे? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप कौन से उपभोक्ता होंगे उस टाइम? द्वितीय उपभोक्ता। कौन से होंगे? सेकंड नंबर जो बी इसका ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण कौन करते हैं? फूड चेन का निर्माण कौन करते हैं? ठीक है। घास, गेहूँ तथा आम, पहला ऑप्शन सही है। दूसरा देखो, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय तथा हाथी, और डी ऑप्शन है घास, मछली तथा बकरी। देखो, फूड चेन सबसे पहले घास उगेगी। ठीक है, सबसे पहले घास उगेगी तो घास इसमें 3 में है। ठीक है, ए में है, बी में और डी में है। फिर घास को कौन खाएगा? घास को गेहूँ नहीं खाता है, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। ये तो तीसरा तो गलत ही था, पहला ऑप्शन है। घास को मछली खाती है, मछली घास को खाती है, ये भी गलत हो गया। घास को कौन खाती है? बकरी, बकरी को कौन खाता है? मानव। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट है। ओके। अगला क्वेश्चन है, भोजन, प्रकाश और स्थान की प्रतिस्पर्धा कहाँ पर सबसे अधिक गंभीर है? प्रतिस्पर्धा मतलब संघर्ष कहाँ पे सबसे अधिक हैं? तो इसका सही उत्तर क्या है? डी है, एक ही क्षेत्र में या निच में पैदा होने वाली निकट संबंधी प्रजातियाँ। अगर मतलब निकट संबंधी प्रजातियों से यहाँ से तात्पर्य है कि एक ही प्रकार की जनजातियाँ जो हैं, एक ही प्रकार की जीव की जाति जो हैं वो एक जगह रहेगी तो उसमें क्या भोजन के लिए संघर्ष हो जाएगा ना। जैसे कोई पत्ते खाते हैं तो सभी अगर एक ही जगह पर सभी जीव रह रहे हैं और वो सभी पत्ते खा रहे हैं तो वहाँ पे जो पत्ते हैं वो नष्ट हो जाएंगे ना। तो उनके लिए वो क्या हो जाएगी, एक दुविधाजनक स्थिति जो है उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? घटती उत्पादनशीलता के बारे में बताना आपको। ठीक है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? देखो, मैंग्रोव, सागर, घास के मैदान, झील, पहला ऑप्शन तो गलत है। पहला ऑप्शन क्या है इसमें? गलत है। सागर, झील, घास के मैदान, ये तो सीधे सीधे गलत हो जाएगा। मैंग्रोव कौन है? वन है। ठीक है, घास के मैदान, झील, सागर, तो ये एकदम सही है। सबसे ज़्यादा जो है वो पारिस्थितिक तंत्र कहाँ पाया जाता है? जंगलों में। मैंग्रोव के जो जंगल है वहाँ पे। ठीक है, फिर घास के मैदान में, फिर झील में और फिर सागर में। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है? आपको बताना है पारिस्थितिकी जो संतुलन है किस कार्य को करने से बिगड़ता है। लकड़ी काटना, ये इससे तो बिगड़ता है। वनों महोत्सव और वन रोपण बिगड़ता है पूछा है तो इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है। मुझे वैसे तेज़ बोलने और जल्दी जल्दी बोलने की आदत नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे से बहुत तेज़ नहीं बोला जाता। ठीक है। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख कारण है? असंतुलन पूछा है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है, असंतुलन का प्रमुख कारण क्या है हमारे भारत में? तो वो क्या है? वन उन्मूलन, ज़्यादातर कारखाने लग रहे हैं, घर बन रहे हैं लोगों के और पेड़ों की कटाई हो रही है। ठीक है। 214 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? नाम तो उसका ग्रीन गोल्ड है लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है? वो नुकसानदेही है। तो ऐसा वृक्ष का कौन सा है? वो वृक्ष कौन सा है? यूकेलिप्टिस। कौन सा है? यूकेलिप्टिस का जो वृक्ष होता है वो पर्यावरण के लिए और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए क्या है? नुकसानदेही है। ठीक है। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है?
आपको बताना है कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है। ये और पहला ये वाला प्रश्न और ये वाला प्रश्न दोनों समान है, 214 और 215 दोनों समान है, समान ही है, इसका उत्तर भी समान है। कौन सा हो जाएगा? यूकेलिप्टस, जो पारिस्थितिक तंत्र के लिए क्या है? नुकसानदेही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 216 नंबर, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? आपको बताना है प्राकृतिक रूप से जंगलों, प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना, इसका अर्थ मतलब इस पूरी लाइन का अर्थ क्या है, उस शब्द का किस भाषा में कौन मतलब क्या बोलते हैं उस शब्द को। ठीक है, एक शब्द में इसको क्या बोला जाता है ये आपको बताना है। तो क्या बोला जाता है? रीफॉरेस्टेशन। आपको पता चल गया रीफॉरेस्टेशन मतलब एक तो फॉरेस्टेशन और एक री यानी पुनः हो गया ना, पुनः फॉरेस्टेशन मतलब जंगल, तो रीफॉरेस्टेशन। ठीक है, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है? आपको बताना है सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न है, किसके द्वारा किया जाता है? हरे जो पादप हैं वो सौर ऊर्जा का सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं या सबसे ज़्यादा उसका अवशोषण करते हैं। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किससे मिलती है? तो हरे जंगल से, रेगिस्तान से तो मिलती नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। घास के मैदान से, ये भी गलत हो गया। और हरे जंगल से नहीं, हरे जंगल से नहीं, सबसे जो पादप पलवक पुंज होता है उनसे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि ये किसके द्वारा छोड़ी जाती है। अब बताना है, अब ये कोई प्रश्न है, ऑक्सीजन किसके द्वारा छोड़ी जाती है? कोई ऐसा मानव वो पीछे नहीं होगा जिसको पता नहीं होगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है? अब मैंने तुम्हें पहले मतलब पिछले वाले वीडियो में बताया था कि सिर्फ एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है पारिस्थितिक तंत्र में। सिर्फ कौन सा पिरामिड है जो सिर्फ एक दिशीय प्रवाह को दर्शाता है? तो आप सभी को मैंने उस टाइम बताया था कि कौन सा है, वो है ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा सीधी दिशा मतलब एक दिशा में होता है। ठीक है, 221 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन दिए हुए ए बी सी डी, इनमें से बताना आपको कि कौन सा जो है वो सही है, सही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है कि क्वेश्चन जो हैं ये ऊपर क्वेश्चंस और ये ए ऑप्शन जो है अलग पेज पे था और ये बी सी और डी अलग पेज पे था, इसलिए मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, और जिसको पढ़ना होगा वो तो ऐसे ही पढ़ लेगा और जिसको नहीं पढ़ना होगा तो कैसे ही नहीं पढ़ेगा। शायद मैं खुद यहाँ पे अपने मतलब लिख के डाल देता ना तो भी वो नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, जिसको पढ़ना है वो पढ़ेगा। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना कि अपने जो माता पिता हैं उनको धोखे में मत रखना। ठीक है, अगर आप पढ़ रहे हो तो एकदम ईमानदारी से पढ़ो, टाइम पास करने से कुछ नहीं होने वाला। टाइम पास करने से आप अपना समय बर्बाद करोगे, तो इससे तो अच्छा है अभी से कुछ काम धंधा शुरू कर लो। ठीक है, ताकि जो माता पिता हैं वो इस विश्वास पे, इस भरोसे पे ना रहे कि हमारा लड़का या लड़की जो पढ़ रहे हैं कुछ सरकारी जॉब वॉब करेगा, उनको इस भरोसे पे मत रखो। ठीक है, अभी से अपना काम धंधा शुरू कर लो, अपना जो भी आप काम कर सकते हो वो करो। और वैसे भी अगर आप दिल से मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपटीशन जो है बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, जहाँ 1000 वैकेंसी आ रही हैं वहाँ पे 8 लाख 10 लाख फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो सोच लो आप उनमें से कहाँ रहने वाले हो। ठीक है, तो देखो 121 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है ये बताना आपको। तो देखो इसमें देखो पहला कथन क्या है, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये सही है। पहली बात तो इसमें सही है, तो इसमें सही है ही तो बताना है, सही है तो इसमें पहला तो सही है। ठीक है, तो इसका उत्तर तो शायद यही होगा, जैव मंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा प्रवाह चक्रीय होता है, ये तो गलत हो गया। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा, नहीं ये भी गलत है। प्रागैतिक बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ, ये भी गलत है। इसका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपके पास लूसेंट बुक नहीं है तो मैं इसकी जो PDF हैं वो टेलीग्राम चैनल पर पूरी कंप्लीट होने के बाद डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। इस टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो इस चैनल का जो नाम है वही है, और लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। 222 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन सा पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कौन सा स्रोत है जो पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सबसे उत्तम है? तो इसमें देखो पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम उत्पाद। इससे तो पेट्रोलियम उत्पाद से तो घाटा ही होगा पर्यावरण का। वन उत्पाद, इससे भी हाँ स्वच्छ रखने के लिए ठीक है, लेकिन इतना नहीं। नाभिकीय विखंडन नहीं होगा। और सौर सेल, मतलब जो सौर ऊर्जा है उसका जितना ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा पर्यावरण उतना, क्योंकि पर्यावरण से गर्मी कम होगी ना, तो स्वच्छ होगा। ऐड डाटा बुक, सॉरी यहाँ पे ऐड डाटा बुक नहीं है, यहाँ पे रेड है, ये गलती से किताब वालों ने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे लिख दो आप रेड है। क्या यहाँ पे रेड ऐसे लिखा हुआ है, RED, रेड लिखा हुआ है, ठीक है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको इम्पोर्टेंट लगा के लिख देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे पारिस्थितिकी शब्द आएगा, पारिस्थितिकी संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, जहाँ पे भी जिस एग्ज़ाम में, वहाँ पे ये तो ज़रूर देखने को मिलेगा आपको। रेड डाटा बुक कौन जारी करता है? तो IUCN जो है वो रेड डाटा बुक को जारी करता है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, IUCN जो है वो रेड डाटा बुक को जारी करता है, ओके। वैसे IUCN का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, IUCN का पूरा नाम। अगला क्वेश्चन क्या देखते हैं? अगला क्वेश्चन है 224 नंबर क्वेश्चन है, लुप्त पर्याय यानी लुप्त होने वाली जातियाँ या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? लुप्त पर्याय जो संकटग्रस्त जातियाँ हैं उनको दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है, ये आपको बताना। तो क्या कहलाता है? ex-situ संरक्षण। क्या कहलाता है ये? ex-situ संरक्षण, ठीक है। बहुत गर्मी हो रही है, ex-situ संरक्षण कहलाता है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या भारत में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? भारत में जो बाघों की आबादी उसके लिए खतरा नहीं है। उपलब्ध शिकार में कमी, वन्य जीव गलियारों का संयोजन, मवेशियों की चराई, प्राकृतिक वास का विखंडन, इनमें से कौन सा है जो बाघों के लिए खतरा नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? वन्य जीव गलियारों का संयोजन, ठीक है, इससे खतरा नहीं है। बाकी सभी से क्या है? खतरा है, ठीक है, बाघों को। अगला क्वेश्चन क्या है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों का सबसे सही विवरण है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, उनका सबसे सही विवरण कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? सतत विकास के अध्ययन स्थल। फ्रेंड्स अब आप जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। सतत विकास के अध्ययन स्थल, ठीक है। बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से है। बायोलॉजिकल जो हॉटस्पॉट होता है उसकी मुख्य विशेषता कौन सी होती है? तो स्थानीय फूलों, वनस्पति और जीव विविधता, नहीं कुछ प्रजातियों को फिलहाल। तीसरा इसका सही उत्तर आ जाएगा, C जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। कुछ प्रजातियों की फिलहाल विलुप्त की स्थिति, ठीक है, जहाँ पर जो प्रजातियाँ हैं, जहाँ पे जीवों की वो जातियाँ वो लुप्त होने वाली हैं, उस स्थान को क्या किया जाता है? बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 228 नंबर, प्रजातियाँ संकटग्रस्त प्रजातियों के IUCN द्वारा किए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं है। देखो IUCN के वर्गीकरण में शामिल नहीं है तो उसमें जो हानिकारक जातियाँ हैं वो शामिल नहीं है। कौन सी जातियाँ? हानिकारक जातियों से इसको कोई मतलब नहीं होता। बाकी जो लुप्त पर्याय जातियाँ उनका भी जो वर्णन है इस रेड डाटा बुक में किया जाता है IUCN द्वारा, और विलुप्त जातियों के भी करता है, और असुरक्षित जो जातियाँ उनका भी वर्णन करती हैं, लेकिन जो ये हानिकारक जातियाँ हैं उनका कोई वर्णन नहीं करती, ठीक है। इकोटोन का अर्थ क्या है? इकोटोन का अर्थ क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इकोटोन का अर्थ क्या होता है? इकोटोन वो हैं जहाँ दो बायोमास मिलते हैं। सही, पहला उत्तर इसका सही है। इकोटोन वो स्थान है जहाँ पर दो बायोमास मिलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। बहुत इंपॉर्टेंट है और सबको याद रखना और सबको याद होगा
और कुछ कुछ होंगे जिनको अभी तक याद नहीं हुआ होगा। ठीक है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, किस वर्ष मनाया गया था? पहली बार जो पर्यावरण दिवस है कब मनाया गया था? तो 1973 में मनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इन चीज़ों को। ठीक है। और मैंने IUCN की आपको फुल फॉर्म बता दी थी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, ये होती है IUCN की फुल फॉर्म। ठीक है। और यहाँ पे कोई और शब्द नहीं आया। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, सॉरी, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? UNEP का जो मुख्यालय है वो तो है नैरोबी केन्या में है। ठीक है, नैरोबी कहाँ है? केन्या में। ठीक है। और अब मैं आपको बता देता हूँ UNEP की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान कहाँ स्थित है या संस्थान कहाँ है? तो है महाराष्ट्र के नागपुर में। ठीक है, महाराष्ट्र में है नागपुर, वहाँ पे है ये संस्था। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न रखेंगे तो आप बोर हो जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपको तो इतना देखने में भी मुझे पता है काफ़ी को तो नींद आ गई, काफ़ी छोड़ के चले गए होंगे, और जो देख रहा है वो शायद कुछ मेहनत कर रहा है, इसलिए उसको ज़रूरत है पढ़ने की और उसको ज्ञान लेने की, इसलिए वो इस वीडियो पे अभी तक टिका हुआ होगा। ठीक है। तो चलो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।